हम लोग प्लेट विवर्तन सिद्धांत में कल प्लेटों के प्रकार और विश्व के नक्शे पे प्लेट कैसी कैसी स्थित हैं उनके बारे में देख लिए थे। आज हम लोगों को तीनों गतियों के बारे में देखना है कि प्लेटों में अपसारी गति, प्लेटों में अभिसारी गति और प्लेटों में संरक्षी गति, और उनके बारे में देखेंगे कि वह कैसे गतियां होती हैं। तीन गतियां देखना है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अपसारी गति एवं संबंधित भूगर्भिक क्रियाएं। प्लेटों की अपसारी गति एवं संबंधित भूगर्भिक क्रियाएं। अपसारी गति मतलब डाइवर्जिंग मोशन, और भूगर्भिक क्रियाएं मतलब कि जो उनके कारण भूगर्भिक क्रियाएं होंगी, एक्टिविटीज़ होंगी, चाहे भूकंप आए चाहे ज्वालामुखी आए, तो उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या क्या गतिविधियां घटित होती हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि अपसारी गति क्या है प्लेटों की। तुम्हें संवहनिक ऊर्जा तरंगें ऊर्ध्वाधर गति करती हैं और स्थल मंडल से टकरा करके अपसरित होती हैं। दूर नहीं कहना है, अपसरित होती हैं। इन शब्दों का प्रयोग कीजिए, अपसरण, अभिसरण, है ना, तभी आपके उत्तर में दम आएगा, मतलब वजन आएगा। ठीक है ना, बैठिए। तो सिंपल सा हम आपको बताए थे, फिर एक बार बता दे रहे हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी, मेंटल और कोर, 0 से 33 भूपर्पटी, फिर 33 से 100 किलोमीटर तक मेंटल का जो क्षेत्र है ये क्या कहलाता था, स्थल मंडल। और यही स्थल मंडल कई भागों में विभाजित है, जिसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थल मंडल कई भागों में विभाजित है, उसको क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। उन्हीं वही प्लेटें हैं। और 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र कैसा है, अर्ध तरल है, जहाँ से ऊर्जा तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनको प्लास्टिक दुर्बल मंडल कहते हैं, 100 से 200 किलोमीटर के क्षेत्र को। ठीक, तो क्या करेंगे, पहले स्थल मंडल का एक भाग बनाएंगे और उसके नीचे बना देंगे 100 से 200 किलोमीटर का प्लास्टिक दुर्बल मंडल। अब ये अर्ध तरल अवस्था में है ना, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है। यहाँ हॉट स्पॉट का क्षेत्र पाया जाता है, गर्म क्षेत्र, जहाँ से संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर की ओर क्या होती हैं, चलती हैं। तो जब ये ऊपर की ओर चलती हैं और सतह से मतलब स्थल मंडल से टकराती हैं, तो इनमें अपसरण होता है, एक दूसरे से क्या होती हैं, दूर जाती हैं। तो जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो स्थल मंडल पे क्या होता है, तनाव उत्पन्न होता है, यह भी इधर की ओर गति करता है ना। और जब यह बल लगातार लगता रहता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि ये अलग हो जाता है यहाँ से। ठीक है ना, इस जगह से क्या हो जाएगा, वो अलग हो जाएगा। तो उसको अलग चित्र में दिखाएंगे। तो हम आपको बताए थे कि इसको क्या कहते हैं, सीमा। ये कैसी सीमा है, अपसारी सीमा। अपसारी सीमा। और इसी के आसपास का जो क्षेत्र होता है उसको क्या कहते हैं, सीमांत कहते हैं, और इसको अपसारी सीमांत कहेंगे। क्यों, क्योंकि यहीं से जब ये अलग होती है दोनों प्लेटें, तो वहीं पे भूगर्भिक कुछ क्रियाएं होती हैं। तो जब अपसरण होता है तब कौन कौन सी भूगर्भिक क्रियाएं होंगी, भूकंप आएगा, ज्वालामुखी आएगा, और ज्वालामुखी आने के कारण ही फिर महाद्वीपों का निर्माण होता है, महासागरों का निर्माण होता है ना। और क्या क्या होता है, सागल नीतर में प्रसरण भी होता है इसी के कारण। ठीक है। और जो हम लोग बात किए थे कि मध्य महासागरी जो कटक बन रहा था, जब हेरी हेस का सागर नीतल प्रसरण सिद्धांत बताए थे, उसी समय बताए थे ना कि अटलांटिक महासागर में एस आकार का बनता है वो कटक,
उसका निर्माण कैसे हुआ था? वो अपसारी ऊर्जा तरंगों के ऊपर ही स्थित है ना। तो इसके बाद कौन सा चित्र बनाएंगे? इसके बाद जब चित्र बनेगा तो फिर वही नीचे प्लास्टिक दुर्बल मंडल, हॉट स्पॉट का क्षेत्र, ऊर्जा तरंगे ऊपर जा रही हैं, यहाँ से अलग हो जा रही हैं, अपसरित हो जा रही हैं, और ये 100 से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है। ऊपर 0 से 100 किलोमीटर का स्थल मंडल, और अब ये क्या होगा? यहाँ से अलग रहेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? अब ये अलग हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। एक प्लेट इधर चली गई, एक प्लेट इधर चली गई। अब क्या होगा? यहाँ से जो पिघली हुई चट्टानें हैं, पिघली हुई अवस्था में, वो यहाँ से क्या होती हैं? बाहर आती हैं, है ना। तो या तो ज्वालामुखी बन जाएगा, है ना, या ज्वालामुखी पठार बन जाएगा, या नया एक सतह बन जाएगा सागर का। अब ये डिपेंड करेगा कि किसके नीचे। अगर यह महाद्वीप पे क्रिया हो रही है तो महाद्वीप पे पर्वत बनेगा, पठार बनेगा ज्वालामुखी का। अगर सागर के नीचे होगी तो जैसे हेरी हेस का सागर नीतल सिद्धांत पढ़े थे कि उसमें क्या होता है, एक मतलब जो सागर है उसके सतह में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, उसकी चौड़ाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। वैसी अगर ये सागर के नीचे होगी घटना, सागर के नीचे भी तो स्थल मंडल है। अगर महाद्वीप पे होगी तो क्या होगा? वहाँ पे पर्वत बनेगा ज्वालामुखी का, या ज्वालामुखी का पठार बनेगा। अगर महासागर के नीचे होगी तो महासागर में भी पर्वत बन सकता है, और महासागर की चौड़ाई में वृद्धि भी हो सकती है, जैसे कि हेरी हेस के सागर नीतल प्रसरण में पढ़े थे। तो अगर उसको रिवाइज नहीं किए होंगे तो 0 लग रहा होगा, तब उसको फिर से तो बताएंगे नहीं, जाके रिवाइज कीजिएगा। तो इस तरह से क्या होती है? प्लेटों में अपसारी गति होती है, संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर उठती हैं, स्थल मंडल से टकराती हैं और अपसरण करती हैं, और जिसके कारण स्थल मंडल में भी तनाव उत्पन्न होता है और प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती हैं। ऐसी अवस्था में जब प्लेटें अलग हो जाती हैं, तो जब ये अलग होंगी ना, तभी यहाँ पे क्या आ जाएगा? भूकंप। जब कोई चीज़ तोड़ते हैं तो कुछ हलचल होती है ना। जब यहाँ पे विस्फोट करते हैं तो पूरा कॉलेज तक हिलता है। यहाँ तक वो क्या कर रहे हैं? वहाँ पे पत्थर तोड़ रहे हैं। वो तो एक छोटा सा पत्थर तोड़ रहे हैं। अब ये 100 किलोमीटर का क्षेत्र जब अलग होगा, एक दिन में नहीं अलग हो जाएगा, धीरे धीरे धीरे। तो जब अलग होता जाएगा तो उसके समय उसके साथ ही यहाँ पे भूकंप आते रहते हैं, ठीक है। जब पूर्णतः अलग हो जाएगा तब ज्वालामुखी की क्रिया होगी, है ना, या धीरे धीरे ज्वालामुखी के क्या होता है ऐसा? इसमें ये होता है कि सबसे पहले जो टूटता है ना, ऊपर की तरफ से टूटता है। अगर आप कोई पदार्थ लीजिए, मैं आपसे थर्माकोल मंगाया था ना, एक बार मैसेज भी किया था ग्रुप में, थर्माकोल का टुकड़ा, वो इसीलिए मंगाया था। देखिए, ये अगर स्थल मंडल मान लीजिए आप, स्थल मंडल जो 0 से 100 किलोमीटर का है, तो जो ऊर्जा तरंगे हैं वो ऐसे नीचे से जा रही हैं, बल लगा रही हैं, मतलब वो ऐसे बल लगा रही हैं, ऐसे वो मुड़ रहा है। तो जो प्लेटें टूटती हैं ना, तो नीचे से नहीं टूटती हैं, नीचे से शुरुआत नहीं होती है, ऊपर से होती है। जैसे आप बिस्किट को लेंगे तो बिस्किट को आप नीचे से बल लगाते हैं तो वो ऊपर से टूटता है ना, नीचे से नहीं टूटेगा। पहले वो ऊपर से टूटेगा फिर अलग होगा। आप थर्माकोल लीजिएगा, उसमें आप नीचे से बल लगाइए, इधर से नीचे से बल लगाएंगे तो देखेंगे ऊपर की ओर से टूट रहा है, ऊपर से दरार पड़ जाएगी, है ना। तो ऐसा यहाँ भी होता है। यहाँ सबसे पहले ऊपर की ओर से दरार पड़ना शुरू होती है, और जैसे ही ऊपर की ओर दरार पड़ती है तो जो दबाव है वो क्या होता है? थोड़ा थोड़ा कम होता जाता है। जब दबाव कम होता जाता है तो ये जो चट्टानें हैं ये और ज़्यादा तेज़ी से पिघलने लगती हैं। दबाव जैसे ही कम होता है तो चट्टानें क्या होती हैं? और ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की ओर आने का क्या करती हैं? प्रयास। क्यों? क्योंकि जब आपको कोई दबाए रहता है तो आप नीचे बैठे रहते हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा बल हल्का होता है तो आप ऊपर उठने का प्रयास करते हैं ना। आप गेंद लीजिए, उसको पानी में डालिए, दबाए रहिए तो नीचे रहेगा, जैसे ही छोड़ेंगे ऊपर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रकृति है ऊपर आने की। तो जो अर्ध तरल पदार्थ हैं उनकी प्रकृति है ऊपर आने की, लेकिन उनको दबाए हुआ है कौन? स्थल मंडल।
जैसे ही थोड़ा थोड़ा दबाव में कमी आती है, ये प्रयास करते हैं कि हम ऊपर की ओर क्या हो, निकलने का प्रयास करें। ठीक है, तो स्थल मंडल है, प्लास्टिक संवहनिक ऊर्जा तरंगे नीचे से बल लगा रही हैं, तो वो ऊपर से क्या होता है, टूटना शुरू होता है। ठीक है, तो ये है। तो ये समझ में आया कि नहीं? इसको एक और नाम देते हैं, जो अपसारी गति है। इसके कारण आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी से एक नया स्थल निर्मित होता है, ज्वालामुखी पर्वत एक नई संरचना बन रही है ना। और अगर सागर में आ रहा है तो सागर में इस सागरीय क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, तो वह भी एक नया क्षेत्र बन रहा है। तो इसको निर्माणकारी, इसको शब्द है, इसका मतलब निर्माणकारी या रचनात्मक, निर्माणकारी या रचनात्मक, रचनात्मक ये जो क्षेत्र है जिसको आप सीमांत कहते हैं, तो इसी को सीमांत कहते हैं। इस सीमांत को आप अपसारी सीमांत भी कहते हैं। और चूंकि इसी क्षेत्र में ज्वालामुखी की क्रिया आएगी तो नया पर्वत बनेगा, पठार बनेगा, सागर में क्षेत्र में आएगा तो नए एक सतह का निर्माण होगा, एक नया महासागर बन जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, निर्माणकारी या रचनात्मक सीमांत, क्योंकि यहाँ एक निर्माण हो रहा है, एक रचना हो रही है, चाहे वह पर्वत के रूप में हो, चाहे महासागर के क्षेत्र में विस्तार के रूप में हो। ठीक है, क्लियर है सबको? इसी में हेरी हेस का सागर नीतल वाला जो सिद्धांत है, जैसे उन्होंने दिखाया है कि सागर नीतल में कैसे वृद्धि होती है, इसके आगे आप उसको भी ऐड कर सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में कैसे नए एक सतह का निर्माण होता है। ठीक है, इसके नीचे जस्ट लिख देते हैं, बस उसमें हेरी हेस का नहीं लिखना है नाम, बाकी पूरा प्रोसेस वही है। समझ रहे हैं? जो हेरी हेस का सागर नीतल पढ़ाए थे उसमें क्या पढ़ाए थे आपको? मिटा देना इसको, हैं? हेरी हेस में हम आपको बताए थे कि मान लीजिए ये महाद्वीपीय क्षेत्र है और यहाँ ये महासागरीय नीतल है, महासागर का क्या है, नीतल है, और इसके ऊपर पानी भरा हुआ है सागर का, महासागर का, और ये क्या है, महाद्वीप। तो इसके नीचे भी क्या है, प्लास्टिक दुर्बल मंडल है, ये स्थल मंडल है, सागर के नीचे का स्थल मंडल है ना। अब यहाँ से संवहनिक ऊर्जा तरंगे क्या होंगी, ऊपर जाएंगी, स्थल मंडल से टकराएंगी, अपसरित होंगी, यहाँ क्या होगा, धीरे धीरे तोड़ने का प्रयास करेंगी। तो जब ये टूटेगा, अलग होगी ये परत, तो यहाँ से क्या होगी, पिघली हुई चट्टानें आएंगी और यहाँ पे क्या होंगी, जम जाएंगी, जम जाएंगी। तो एक क्या हुआ, जब अभी जितनी चौड़ाई थी इसके पहले, अब जब ये नई सतह बनी तो ये और दूर जाएगा, फिर यही क्रिया फिर होगी, फिर और, तो मतलब इसमें चौड़ाई में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। मतलब सागर का जो नीतल है, ये वाला भाग है, इसकी चौड़ाई में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही हेरी हेस ने कहा था। तो ये प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से वो सिद्ध हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसको भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो जहां जहां पृथ्वी में प्लेटों में अपसरण हो रहा है, प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वहां वहां ज्वालामुखी की क्रियाएं देखने को मिलती हैं। सबसे अच्छा उदाहरण है अटलांटिक महासागर में जो मध्यवर्ती कटक देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर उस दिन कल मैप में भी बनाए थे। ये अटलांटिक महासागर है, जिसके पश्चिम में है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, पूरब में है यूरोप और अफ्रीका। इसके बीचों बीच, मतलब ये जो अटलांटिक प्लेट है, अटलांटिक महासागर की एक खुद ही में प्लेट है। अटलांटिक महासागर एक खुद ही प्लेट है जो क्या कर रही है, उसमें अपसरण हो रहा है।
ये अटलांटिक महासागर है पूरा, ये एक प्लेट है। अटलांटिक महासागर एक प्लेट है। कैसी प्लेट? सागरीय प्लेट है। लेकिन वह क्या हो रही है? बीच से वहां पे यही वाली क्रिया हो रही है, एकदम बीचों बीच। संवहनिक ऊर्जा तरंगे ऊपर आ रही हैं जो दो भागों में बट जा रही हैं। तो एक भाग इसका इधर जा रहा है, एक भाग इधर जा रहा है। ये पूरा अटलांटिक महासागर दिख रहा है, इसका एक भाग इधर जा रहा है, एक भाग इधर आ रहा है। इसमें विस्तार हो रहा है। ये पहले जुड़े हुए थे, अब जाके ऐसे हो गए हैं। ठीक है। अब आप याद कीजिए वैगनर का सिद्धांत, जिसकी व्याख्या वैगनर नहीं कर पाए थे। वैगनर ने क्या कहा था कि सबसे पहले एक बड़ा महाद्वीप था जिसका नाम था पैंजिया, और उसके चारों ओर सागर था जिसका नाम था पैंथालसा। पैंजिया है, इसके चारों ओर महासागर है पैंथालसा। तो अब वैगनर ने कहा था कि ये क्या हो गया है? अलग हो गया है। जो ऊपर में अंगारा लैंड और दक्षिण में गोंडवाना लैंड बना, लेकिन उन्होंने जो बल दिया था वो व्याख्या नहीं कर पाए थे। उन्होंने 3 बल दिया था, एक उत्प्लावन बल, एक गुरुत्व बल और एक ज्वारीय बल, लेकिन उसको वैलिड नहीं किया गया। लेकिन वो जो अलग हुआ था उसका कारण यही है कि नीचे से संवहनिक ऊर्जा तरंगे आ रही थी और यहाँ पे इधर चली जा रही थी और इधर चली जा रही थी। ठीक है। तो जब ये अलग हुआ यहाँ से, तो ये बड़ा महाद्वीप का क्षेत्र तो अलग हो गया, लेकिन वो जो पानी जब भरा यहाँ पे तो किसी सतह पे भरा होगा ना। मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी आई थी जो एक नए सतह का निर्माण किया, और वह सतह थोड़ा नीचे था और फिर आसपास का जो पानी था वहाँ क्या हुआ? भर गया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे अगर यह मान लीजिए क्या है? पैंजिया है ना। अब इसके नीचे से अपसारी ऊर्जा तरंगे आ रही हैं जो टकरा के अलग अलग होंगी, तो पूरा पैंजिया कितने भागों में टूट जाएगा? 2 भागों में टूट जाएगा। और ये मान लीजिए क्या है? इसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, तो ये 2 भागों में टूट गया। अब पानी जब इसके मतलब पानी को रुकने के लिए कुछ सतह चाहिए ना। अब ऐसा तो है नहीं कि पूरी पृथ्वी 2 भागों में टूट गई है, केवल 100 किलोमीटर का क्षेत्र ही टूटा है, बाकी क्षेत्र बचा हुआ है। तो बाकी क्षेत्र नीचे से जब मैग्मा आ रहा है, पिघला हुआ चट्टाने, तो जब आती हैं तो एक नई सतह का यहाँ निर्माण करेंगे इसके बीचों बीच, और उसकी जो ऊंचाई होगी वो इनसे कम होगी। समझ रहे हैं बात की नहीं? इमेजिन कर पा रहे हैं ना? इस जो जितने ऊंचे ये हैं, ये 100 किलोमीटर के हैं, तो मान लीजिए उसकी मोटाई 85 किलोमीटर है। तो 50 किलोमीटर है तो 50 किलोमीटर ऊपर खाली रहेगा ना। तो ऊपर जो खाली है तो उसमें आसपास से पानी आके भर जाएगा। उसी को आप टेथिस सागर कह रहे थे। यही क्रिया बार बार होती गई तो नए नए सागर और महासागर क्या होते गए? बनते गए। तो ये अपसारी ऊर्जा तरंगे थी और प्लेटों का अपसरण था। कोई समस्या है किसी को? अगला जो है अभिसारी गति, प्लेटों की अभिसारी गति। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है चित्र बनाना। चित्र बना लेंगे तो उसको लिख लेंगे, और चित्र बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ये आसान तरीके से दिखा दिए हैं, वैसे आप किताब में देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। अभिसारी, प्लेटों की अभिसारी गति, उसको निर्माणकारी या रचनात्मक सीमांत कह रहे थे, तो इसको कहते हैं विनाशात्मक, क्योंकि इसमें विनाश होता है। अभी देखेंगे, इसको कहते हैं विनाशात्मक सीमांत। प्लेटों में जब अभिसारी गति होगी तो ऊर्जा तरंगों की दिशा क्या होगी? तुम बताओ। ऊर्जा तरंगे, संवहनिक ऊर्जा तरंगे जो हैं प्लेटों में अगर अभिसारी गति हो रही है, अभिसारी मतलब समझ रही हो क्या? अभिसरण मतलब क्या होता है? दूर आती हैं कि पास जाती हैं? दूर जाती हैं अभिसरण में, और अपसरण में उल्टा बता रही हो तुम। अपसरण में दूर जाएगी, अभिसरण में क्या होंगी? पास आएंगी। तो जब प्लेटें अभिसरण में पास आ रही हैं
तो हम बता रहे हैं ना, प्लास्टिक दुर्बल मंडल से कुछ तरंगे आती हैं, तो वो कैसे आएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी कि नीचे की ओर जाएंगी? अपसरण अभी पढ़े हैं ना, तो अपसरण में ऊपर आ रही थी, तो अभिसरण में कहाँ जाएंगी? नीचे की ओर जाएंगी। पढ़ाई लिखाई करो, बार बार रिवाइज कीजिए। बैठो, अभी आप पढ़ लेंगे तो आपको जीवन भर याद रहेगा प्लेट विवर्तनी की। अगर अभी आप लापरवाही कर दिए ना पढ़ाते समय, तो फिर पटक सर पटक के मर जाएंगे, कोई नहीं समझा पाएगा, फिर हमेशा कंफ्यूज रहेंगे कि अपसरण क्या है, अभिसरण क्या है। जब कोई नई चीज़ आपको सीखने को मिलती है तो आपका दिमाग बहुत अच्छे सीखता है, क्योंकि वो नया नया सेट होने का प्रयास करता है। अगर उसमें लापरवाही कर देंगे, क्लास नहीं करेंगे, वीडियो नहीं देखेंगे, क्लास नहीं करते हैं तो वीडियो देखिए, तो जीरो रहेंगे। जो देख लेगा वही अच्छे नंबर 20 में 20 लेके आएगा, और आप वहीं 2 नंबर लेके आए, फिर कहेंगे ज्योग्राफी समझ में नहीं आ रहा है। कैसे समझ में आएगा? मजाक थोड़ी ना है। तो जो अभिसारी प्लेट है उसमें क्या होता है, प्लेटें वही रहती हैं, प्लेटें वही नहीं रहेंगी, प्लेटें अलग अलग रहती हैं। स्थल मंडल का भाग है 0 से 100 किलोमीटर, 100 से 200 किलोमीटर कौन सा है? प्लास्टिक दुर्बल मंडल है। अब ये सबको रट जाना चाहिए, नींद में भी कोई पूछे कि 0 से 100 क्या है, 100 से 200 क्या है, यही बार बार बना रहे हैं, 2-3 दिन से यही बन रहा है। अब इसमें क्या होगा कि एक तरंग यहाँ से आ रही है, संवहनिक ऊर्जा तरंग, एक तरंग यहाँ से, दोनों टकराती हैं और नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर, इसको भी ऊर्ध्वाधर ही कहते हैं, नीचे की ओर भी जाना है ना। ऊर्ध्वाधर ऊपर भी होता है, ऊर्ध्वाधर नीचे भी होता है। मैं अभी सीधा खड़ा हूँ तो मैं भी ऊर्ध्वाधर, अभी मेरा सर नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, तब भी मैं ऊर्ध्वाधर ही रहूँगा, है ना। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या होती है, उनकी गति होती है। और यहाँ पे भूल के भी ये मत बना दीजिएगा कभी, है ना, अगर बना दिए तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये बना देंगे तो यहाँ से ऊपर जाने लगेंगी तरंगे। ठीक है, तो जब भी आप नीचे की ओर बनाएंगे तो उसके नीचे गर्म क्षेत्र, हॉट स्पॉट क्षेत्र नहीं बनेगा। ठीक है, तो तरंगे आई और टकराई और नीचे की ओर क्या हुई, चली गई। ऐसे ही यहाँ होगा स्थल मंडल पे, प्लेटें आएंगी टकराएंगी, है ना, तो टकराएंगी तो कुछ न कुछ होगा ना। तो क्या क्या होगा? एक तो भूकंप आएगा, ये हो गई कौन सी? अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा, अभिसरण करना मतलब कन्वर्ज करना, मतलब एक दूसरे की ओर आना, और इसके आसपास का जो क्षेत्र होगा उसको क्या कहते हैं? अभिसारी सीमांत। और इसी सीमांत पर बहुत सारी घटनाएं होंगी। क्या क्या घटनाएं होंगी? एक तो भूकंप आएगा, टकराएगा, पर्वत का निर्माण होता है यहाँ पे, नॉर्मल पर्वत, जैसे हिमालय बन जाएगा, उधर एंडीज बन जाएगा जो दक्षिण अमेरिका में है, रॉकी बन जाएगा जो उत्तरी अमेरिका में है। तो पर्वत का निर्माण, भूकंप, दूसरा गर्त बनेंगे, गर्त, ट्रेंच, गहरे भाग बनेंगे, है ना, महासागरों में, जैसे मेरियाना ट्रेंच सुने होंगे, सबसे गहरा है। फिर क्या बनेगा? ज्वालामुखी क्रिया होगी, तो ज्वालामुखी पर्वत भी बनेंगे। ये सब घटनाएं कहाँ से होती हैं? अभिसारी में होती हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा? इसमें अब ये इसमें थोड़ा कई टाइप आ जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेटें टकरा रही हैं, तो उन प्लेटों का घनत्व तो क्या है उस पर निर्भर करता है। तो इसमें दो केस बनते हैं। पहला केस कि जब प्लेटों का घनत्व तो समान है, प्लेटों का घनत्व समान है। अगर एक प्लेट का घनत्व तो D1 है तो D1 बराबर D2। दूसरा, अगर प्लेटों का घनत्व तो क्या है? असमान है। एक अगर समान है और असमान है, ठीक है, अगर प्लेटों का घनत्व तो समान है और अगर प्लेटों का घनत्व तो असमान है, तो जब प्लेटों का घनत्व तो समान है तब क्या होगा? जब प्लेटों का घनत्व तो समान होता है तो जब प्लेटें आपस में टकराती हैं
तो उस समय पे भूकंप आएगा और जहां प्लेटें टकरा रही हैं, अभिसारी जो सीमांत है जहां टकरा रही हैं उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पे उनकी मोटाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कैसे? मान लीजिए ये एक प्लेट है D2, एक ये प्लेट है D1 और यहां से ऊर्जा तरंगें अभिसरण कर रही हैं तो ये टकराएंगी। अब इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि D1 इक्वल्स टू D2, ये इनका घनत्व है, इसका घनत्व है, इसका घनत्व, मतलब दोनों का घनत्व तो समान है, मतलब दोनों एक ही तरह की चट्टाने हैं, है ना, दोनों की क्वालिटी मतलब जो भी है सब कुछ समान है, तो घनत्व भी उनका क्या है, समान है। जब समान घनत्व के पदार्थ टकराते हैं, टकराएंगे, चट्टाने टकराएंगी, प्लेट टकराएगी, तो इसमें और कुछ नहीं होता है, इसमें सिंपल सा क्या होता है कि जहाँ टकराते हैं ये इस क्षेत्र के आसपास, वहाँ इनकी मोटाई क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो उसको आपको कुछ ऐसे दिखाना है। ठीक है, ये टकराए और नीचे की ओर क्या हुआ, ये मोटाई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई प्लेट की, है ना। तो यहाँ पे कुछ छोटी मोटी पहाड़ियाँ बन जाएंगी, भूकंप तो आएगा ही क्योंकि टकरा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज्वालामुखी नहीं आएगी, है ना, ना तो कोई बहुत बड़ा पर्वत बन जाएगा, सिंपल सा टकराएंगी और प्लेटों की मोटाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और घनत्व तो समान ही है, तो घनत्व तो D1 हो जाएगा, क्योंकि D1 बराबर D2 है, तो चाहे D1 लिखिए चाहे D2 लिखिए, तो घनत्व तो एक ही बना रहेगा। और टकराएंगी तो क्या हो जाएगी, मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत है किसी को? क्या है, ठीक है ना, सिंपल सा है। दो प्लेटें हैं जिनका घनत्व तो समान है, जब वो टकराई तो यहाँ ज्वालामुखी नहीं आएगी, सिंपल सा क्या होगा, दोनों प्लेटें टकराएंगी, वो थोड़ा मुड़ जाएंगी, है ना। जैसे दो गाड़ियों में टक्कर होती, कभी कभी नहीं देखे हैं, एक गाड़ी दूसरे गाड़ी के ऊपर चढ़ी हुई है ना, अगर बड़ी गाड़ी है तो छोटी गाड़ी उसके ऊपर चढ़ जाती है, लेकिन अगर दोनों समान गाड़ियां हों, दोनों कार ही हैं, मान लीजिए सेम कार हैं, जब टकराएंगी तो दोनों आपस में टकरा के दोनों का कुछ आकार विच्छिन्न हो जाएगा, लेकिन कभी कभी वो चिपक जाती है तो उनकी चौड़ाई बढ़ जाती है। टकराने पे क्या होता है, देखते हैं, टकराता है तो ऐसे ऊपर की ओर उठा रहता है तो मोटाई बढ़ जाती है ना, तो वही यहाँ पे होता है। ठीक है, वलन होता है, थोड़ा बहुत छोटे पर्वत बनेंगे, पठार नहीं बनेगा, पर्वत बनेगा छोटा, मतलब वलन होता है, ऐसे मोड़ जाते हैं, बहुत बड़ा पर्वत नहीं बन जाएगा, पहाड़ियाँ कह सकते हैं बन जाएगी। ये जरूरी भी नहीं है कि बन जाएं, ना भी बनेगी, है ना, जरूरी नहीं है। तो ये सिंपल सा एक केस था। दूसरा केस ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हो गया ये। दूसरे केस में घनत्व तो क्या होगा, असमान होगा, और घनत्व तो असमान होगा तो हम आपको प्लेटों का प्रकार बताए हैं। जब घनत्व तो क्या हो प्लेटों का, असमान हो, तो तीन केस बनते हैं। पहला, महाद्वीपीय प्लेट हो और महासागरीय प्लेट हो, ये दूसरा होता है। पहला होगा महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट हो। एक तो महाद्वीपीय प्लेट हो जिसमें एक प्लेट का घनत्व दूसरे प्लेट के घनत्व से ज़्यादा हो, महाद्वीपीय में। अब महाद्वीपीय और महासागरीय में तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि महासागरीय का ऑलरेडी महाद्वीपीय से ज़्यादा रहता है, तो उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तीसरा,
जब सागरीय प्लेट और महासागरीय प्लेट टकराएं। सागरीय प्लेट मतलब छोटे छोटे सागर भी तो हैं, जैसे अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है। अगर अरब सागरीय प्लेट हिंद महासागर से टकरा रही, हिंद महासागर एक बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ी प्लेट है दोनों ही सागरीय, लेकिन जैसे यहाँ पे महाद्वीपीय में एक महाद्वीप का घनत्व तो ज़्यादा था, दूसरे का कम था, वैसे ही यहाँ पे सागरीय होने के बावजूद महासागरीय प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा होगा और सागरीय का घनत्व तो कम होगा, है ना। ये 3 केस हैं जो क्या है यहाँ पे बनेंगे। तो इसमें से पहला केस देख लेते हैं, महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेटें जब क्या होंगी, टकराएंगी, अभिसरित होंगी, जिसमें एक प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा है और दूसरे प्लेट का घनत्व तो कम है, उस स्थिति में क्या होता है। उस स्थिति में सिंपल सा आपको जो फिगर बनाने की शुरुआत करनी है, तो सिंपल वाला पहले फिगर बनाएंगे कि एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, और ये दोनों क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे एकदम लाइन वाला ही दिखाइए, अलग अलग मत दिखाइए, ऐसे, ठीक है। 2 प्लेटें क्या हो रही हैं, अभिसरित हो रही हैं, जिनमें लिख देंगे एक का घनत्व तो D1 है, एक का घनत्व तो D2 है, और D1 का घनत्व तो क्या है, ज़्यादा है। फिर इसके बाद एक चित्र बनाएंगे, इसके बाद का D1 का घनत्व तो ज़्यादा है ना, ये एक प्लेट है जो D1, ये D2 घनत्व की, और ये टकराई, और टकराने के बाद ये सब क्रिया हो गई। तो क्या होता है, D1 का घनत्व ज़्यादा है, D2 का घनत्व ज़्यादा है, तो D1 और D2 जब टकराएंगे तो D2 जो है कम घनत्व की जो प्लेट है वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जब 2 असमान घनत्व की प्लेटें टकराती हैं, है ना, ये महाद्वीपीय ही प्लेट है, महासागर इसमें नहीं है। पहला वाला केस देख रहे हैं, ये यहाँ वाला महाद्वीप और महाद्वीप की जब प्लेटें टकराएंगी, है ना, जब स्थल मंडल वाली प्लेटें टकराएंगी तो उसमें जो कम घनत्व की प्लेट है D2, है ना, D2 कम घनत्व का है ना, तो वो क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी जब दोनों टकराएंगी। और जो D1 है वो क्या हो जाएगी, भारी होने के कारण वो नीचे की ओर क्या होती है, धसती है, अवतलन होता है, धसान होता है उसमें, ठीक है ना। तो जब ये नीचे की ओर जाती है तो नीचे की ओर जाने के साथ जब इसका भाग प्लास्टिक दुर्बल मंडल में पहुंचता जाता है तो धीरे धीरे यह भाग पिघलता जाता है। तो जब धीरे धीरे पिघलता जाता है तो मैग्मा क्या होता है, मैग्मा की मात्रा बढ़ती जाती है, और यही मैग्मा यहाँ पे आके तोड़ने का प्रयास करता है, ठीक है। और जब यह तोड़ लेता है तो यहाँ से फिर ज्वालामुखी की उद्गार होती है, ज्वालामुखी पर्वत बनता है। और जब यह D1 की प्लेट नीचे की ओर धंस रही है और D2 की प्लेट मुड़ गई है, तो ये D2 वाला भाग इस प्लेट पे घर्षण उत्पन्न करता है, ठीक है ना। इस घर्षण को एक नाम देते हैं, या इस क्षेत्र को बेनी ऑफ जोन कहते हैं, बेनी ऑफ जोन। और यहाँ पे गहरा क्षेत्र बन जाता है जिसको गर्त कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सागर नहीं है इसलिए पानी नहीं होगा, केवल ये गर्त रहेगा, गहरा क्षेत्र देखने को मिलेगा, ठीक है। इसको कहते हैं सबडक्शन होना, सबडक्ट होना, सबडक्शन, ठीक है। तो ये वह केस है जिसमें महाद्वीप और महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, टकराती हैं, जिसमें एक प्लेट का घनत्व तो ज़्यादा है और एक प्लेट का घनत्व तो कम है, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे, ये फिर से एक बार बात कर लेंगे इस पे, ये तीनों केस बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो इस पर फिर से बात करेंगे, ठीक है।